नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। 10 कदम देख रहे हैं आप, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे और जो कि सीधा आपके सरोकार से भी जुड़ी होगी, यानी कि पूरा पैकेज आपको इस बुलेटिन में मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 10 कदम की। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के दौरे पर हैं और जिनमें 3 देश शामिल हैं। और सबसे पहला उनका ये जो दौरा है वो जॉर्डन से शुरू हो चुका है। पीएम मोदी 2 दिन के जॉर्डन के दौरे पर हैं और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से पीएम मोदी ने मुलाकात भी की है। हुसैनिया महल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय बैठक इस वक्त चल रही है। स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। पीएम मोदी ये जो वहां के किंग हैं अब्दुल्ला, उनसे कहते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भारत के ताकत की, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। जॉर्डन की ये तस्वीरें, जहां पर किंग अब्दुल्ला से पीएम मोदी ने मुलाकात की। देखिए, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका ये जो अभिवादन है, उनका ये जो स्वागत है, गर्मजोशी से किया गया है, उसका स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री के पहुंचने पर वहां पर सांस्कृतिक झलक भी भारत की देखने को मिली है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब काफी मजबूत हो चुका है, काफी ताकतवर हो चुका है। ये तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से ये स्वागत किया जा रहा है, किंग अब्दुल्ला से देखिए गले मिलते हुए, काफी ज्यादा दोनों नेताओं के बीच में जो गर्मजोशी के साथ ही उनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, कई अहम मुद्दों को लेकर यह बातचीत। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 देशों के दौरे पर है। जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया, 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से इनका ये दौरा शुरू हो गया है। 15 और 16 तारीख को, यानी कि आज और कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में रहने वाले हैं। इसी के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जॉर्डन के साथ, और एक लंबी जो साझेदारी है, एक जो लंबा रिश्ता रहा है दोनों देशों के बीच में, उसका ये प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और इस दोस्ती को और मजबूत दिखाते हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां किंग अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात और प्रधानमंत्री के वहां पे पहुंचते ही गर्मजोशी से उनका ये स्वागत, भव्य स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 देशों के दौरे के लिए निकले हुए हैं, जिनमें जॉर्डन पहला है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकवादियों की। जी हां, आतंकवादियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पिछले दिनों कई आतंकवादी भी जम्मू कश्मीर से पकड़े गए थे, जिनका सीधा सीधा तार जो है वो दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट से जुड़ता हुआ नजर आया। उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की भी खबर सामने आई है। कई आतंकवादी अभी सुरक्षा बलों ने घेर रखे हैं। जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी घिरे हुए हैं, सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर रखा है। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरा है। अब यानी कि कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार ये ब्लास्ट के बाद से जो कार्रवाई हमें देखने को मिली है, ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिला था कि आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, धुंध की वजह से बॉर्डर पार से नापाक इरादे लेकर आतंकी हमारे देश में एंटर करते हैं, घुसते हैं। ऐसे में गश्ती बढ़ा दी गई है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसी बीच ये खबर, जहां पर उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है, एक आतंकी के ढेर होने की खबर। इसी बीच ये भी खबर है कि कई आतंकी इस वक्त जंगलों में घिरे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। ये खबर आगरा से, जहां से एक सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां प्रेम संबंधों से नाराज एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना आगरा थाना के मलपुरा क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस के मुताबिक 25 अक्टूबर को घर के अंदर ही बेटी की हत्या कर दी गई और इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल 2 महिला आरोपी अभी भी फरार बताई जा रही हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जगह जगह पर दबिश दे रही है। पूरे मामले में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि जल्द ही फरार महिलाओं को, जो आरोपी महिला है, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। ये थाना मलपुरा क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक महिला, एक लड़की जो मलपुरा क्षेत्र की रहने वाली थी, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को। इसी प्रकरण में एक हेबियस कॉर्पस भी हाईकोर्ट में डली थी, जो कि एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने डाली थी। उसका कहना था कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं और उस लड़की के घर वालों ने उसको गायब कर दिया। उसको ढूंढने के लिए हेबियस कॉर्पस डाली।
जिसके बाद हमारी पुलिस टीम इसमें लगी हुई थी। एसीपी सैया सुकन्या शर्मा जो है इस टीम को लीड कर रही थी और एसएचओ मलपुरा इसमें लगे हुए थे अपनी टीम के साथ। इसमें जो लड़की का फादर है उससे पूछताछ की और कई एंगल से और इन्वेस्टिगेशन करी। इसमें एक दो वीडियो भी निकल के आए थे जिसमें लड़की ने बताया कि उसके घर वाले उसको मारना चाहते हैं। वाराणसी में मौजूद ज्ञानव्यापी, जिसको हिंदू पक्ष मंदिर कहने का जो है दावा करते हैं और कई लोग उसको मुस्लिम धर्म से जोड़कर भी देखते हैं। अब ये पक्ष जो है, ये लड़ाई जो है काफी समय से चली आ रही है, जो अब कोर्ट भी पहुंच चुकी है। अब इसी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जहां वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला सील वजूखाने का कपड़ा बदलने का था, जिसको लेकर मांग की गई थी और जिला अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब जिला अदालत ने इसे खारिज कर दिया है और जानकारी ये भी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है जिला अदालत ने। और इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वजूखाना सील कर दिया गया था, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको लेकर भी याचिका डाली गई थी अदालत में। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होने वाली है, लेकिन याचिका को खारिज कर देने के बाद हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि हम इसको लेकर आगे कार्रवाई करेंगे और आगे याचिका बड़ी अदालत में डालेंगे। देखिए, कोर्ट के जो सील कपड़ा नहीं था, एरिया वजूखाना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील है। उसमें सील करते समय ताले में कपड़े लपेट जाते हैं, मुहर लगा जाता है और वह सील था, कपड़ा फट गया था। सरकार के अधिवक्ता द्वारा राजेश मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अब कपड़े फट गए हैं, बदलने की अनुमति दिया जाए। जिला जज की अदालत में मुकदमे दौरान चला, दोनों पक्ष को सुनवाई गई। इंतजामिया इसका घोर विरोध किया और हिंदू पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया, बल्कि बदला जाए। आज उस पर आदेश आया। आदेश में जिला जज ने पूर्व में एक आदेश का अवलोकन करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पहले तो सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने उस एरिया को सील किया। जब अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस सील एरिया को सही ठहराते हुए जिला जज को सौंप दिया। वहां पर सुरक्षा कर्मी जिला जज का मजिस्ट्रेट के निर्देश में वह सील हुआ था। तो आज जो आदेश में जिला जज ने कहा कि आपको पूर्व में आदेश मिला है, वो आदेश अभी तक प्रभावी है, वो आदेश का खंडन हुआ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई विशिष्ट आदेश करने के लिए मना किया है। तो आपको जब एरिया सील करके आपको रखने के लिए सुरक्षित दिया गया है, तो उनका आदेश को या आपके कर्तव्यों का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा ऐसा पालन करें। तो अब जिला मजिस्ट्रेट को मैं इस आदेश से अवगत कराऊंगा, या ये आदेश हुआ अवगत क्या कराना है, उनका अधिवक्ता तो आदेश को जानबे कर, फिर भी मैं औपचारिकता रूप से करूंगा और अगर नहीं मानते हैं तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो वहीं नया बिल लाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। ये तैयारी क्या है और किस बिल को लाने की तैयारी में सरकार, वो भी विस्तार से समझिए। मनरेगा की वजह से नया कानून सरकार इस बार लाने वाली है और नए कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। बिल का नाम विकसित भारत रखा गया है। विकसित भारत, जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार इसका नाम रखा गया है। आजीविका मिशन, उच्च शिक्षा और परमाणु ऊर्जा बिल भी इस दौरान पेश होने वाला है। यानी कि मनरेगा में 100 दिन काम करने की स्कीम थी, उसको बदलकर सरकार 125 दिन काम करने की स्कीम को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार मनरेगा स्कीम की जगह नई स्कीम लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करके ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने का जो विधेयक है वो लोकसभा में सांसदों को जो है वो बांटा गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है। मनरेगा को खत्म करने और एक नया कानून विकसित जो लाने की तैयारी है, उसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लाने की तैयारी को लेकर संसद में एक बिल पेश किए जाने की संभावना इस बीच तेज हो गई है। तो ये सरकार की ओर से जो है वो नई तैयारी की गई है संसद भवन में पेश करने के लिए। तो वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के नए बॉस की। जी हाँ, बीजेपी का नवीन प्लान, यानी कि युवा को जो ये कमान दिया गया है, जिसका शानदार अब स्वागत भी किया जा रहा है। जरा समझिए कि बीजेपी ने आखिर नितिन नवीन को ही क्यों चुना, क्यों बीजेपी ने एक युवा पर भरोसा जताया। क्या इसका कारण जेनजी यानी कि युवाओं को साधना है, या इसका कारण कहीं ना कहीं अनुभव, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो उनकी स्ट्रैटेजिक एक तस्वीर है वो है। इसका कारण क्या है और आने वाले समय में नितिन नवीन को चुनना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए।
बीजेपी के नए नवेले कार्यकारी अध्यक्ष पटना से दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक नितिन नवीन को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। दिल्ली में नितिन नवीन का स्वागत शानदार हुआ और इसके बाद जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हाथ पकड़कर नितिन नवीन को कुर्सी पर बिठाया, इससे तकरीबन तय लग रहा है कि नितिन नवीन जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। वैसे बीजेपी संसदीय बोर्ड की ओर से जारी किए गए संगठनात्मक नियुक्ति वाले लेटर में यही लिखा है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन की नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन का स्वागत सत्कार हो रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरह नितिन नवीन के स्वागत के लिए खड़े दिखे और प्रधानमंत्री ने जैसे उनकी तारीफ की, इससे तो यही लग रहा है कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के बाद जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नितिन नवीन जी 45 वर्ष के उम्र में, कम उम्र में ही एक संगठन का लंबा अनुभव इनको प्राप्त है और आप जानते हैं ये बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के रहे और सिक्किम के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और 4 बार के विधायक हैं। तो बहुत कम उम्र में एक लंबा अनुभव इनको संगठन का प्राप्त है। नितिन नवीन की ताजपोशी को बीजेपी में नवीन प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव का संदेश दिया गया है। संदेश साफ है कि बीजेपी में अब युवाओं की नई टीम तैयार होगी, सियासत में अब नई पीढ़ी आएगी। बीजेपी ने नितिन नवीन की नियुक्ति करके अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया है कि बीजेपी में अध्यक्ष के पद पर कोई भी विराजमान हो सकता है, अगर वो सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करता है। बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर यूं ही नहीं सौंपी, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया गया है कि बीजेपी का अब पूरा फोकस भविष्य की लीडरशिप खड़ा करने पर है। 2029 का भी मैं कहूंगा कि एक बड़ा संदेश युवा भारत, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी का जो निर्णय हुआ है, उससे जो युवा पीढ़ी है, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के और तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय। नितिन नवीन सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, संगठन और सरकार दोनों में तालमेल की कला बखूबी जानते हैं। उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो नितिन नवीन बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। बिहार में 2006 से लगातार विधायक हैं। बिहार में नगरीय विकास और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं और अब पार्टी ने नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे बहुत खुशी है कि श्री नितिन नवीन जैसे एक बहुत ही युवा ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कार्याध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नामित किया है। मैं नितिन नवीन जी को बहुत सालों से जानता हूं। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया और चूंकि मैं बिहार का भी प्रभारी रहा हूं, तो वहां पर भी उनका कार्य मैंने बहुत करीब से देखा है। नितिन नवीन के पास संगठन और सरकार दोनों का बेहतरीन अनुभव है। नितिन नवीन युवा हैं, आक्रामक हैं और नई पीढ़ी की भाषा को समझते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कला आती है। ऐसे में नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। पार्टी ने एक बहुत ही ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत संतोष का विषय है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं और वे मेरे अंदर विधायक हैं और उसी दिन जो जोरदार जीत हुई थी तो उसका अभिनंदन था। उनके विधानसभा क्षेत्र में हम लोग थे और शाम में घोषणा हुई। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। अच्छा काम है। नितिन नवीन को लेकर बीजेपी नेताओं में जिस तरह जोश और उत्साह दिख रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक जिस तरह उनका स्वागत हो रहा है, ऐसे में संदेश साफ है कि नितिन नवीन के पद से कार्यकारी शब्द हट सकता है और जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो वहीं बीजेपी ने युवा चेहरे के तौर पर नितिन नबीन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की, जहां सतीश चंद्र दुबे ने नितिन नबीन को बधाई भी दी है। भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुका है। नितिन नबीन की अगर हम बात करें तो बिहार से देखिए कई बार विधायक रह चुके हैं और आरएसएस के भी पसंद माने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सतीश चंद्र दुबे साहब हमारे साथ हैं। सर, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका अखिलेश जी इंतजार कर रहे थे। पार्लियामेंट में कई बार उन्होंने कहा भी था अमित शाह जी से कि अध्यक्ष कब मिलेगा बीजेपी को। हालांकि देखिए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार से आते हैं और ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है बंगाल में कायस्थ वोटर्स को साधने के लिए ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। कायस्थ वोटर साधने के लिए नहीं पार्टी करती है। पार्टी को संगठन का काम करना बहुत ज़रूरी होता है और एक केवल बंगाल देख के थोड़ा रिजल्ट होता है। कार्यकर्ता बहुत अच्छा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम किए हैं, लगभग 5वां बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। एक युवा हैं, अनुभवी हैं, मेहनती हैं, तो जो चाहिए पार्टी को सब है। तो यानी कि ये मान के चले कि अब मोदी जी की पहली पसंद जो है युवाओं को पार्टी की बागडोर देना, युवाओं को पार्टी में मौका देना। सभी वर्ग को, युवा हों, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ के भी सबको साथ लेकर चलना है। ऐसा थोड़ा है कि केवल युवा को ही साथ लेकर चलना है। सभी वर्ग को, सभी चाहे माई समकरण हो, माई मीन्स हो गया, महिला, युवा प्लस बुजुर्गों को साथ भी लेकर चलना है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे अब जो वेट कर रहे थे आपके अध्यक्ष का? अखिलेश यादव जबरदस्ती बात करते हैं। बात करने का क्या उचित है? एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ताकना, उनको एक प्रदेश में सरकार नहीं बना पाते हैं, एक प्रदेश में उलझ के रह गए हैं और राष्ट्रीय पार्टी पर अगर छीटाकशी करते हैं तो उनकी नासमझ है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में नितिन नबीन की अहम भूमिका रही है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद महेश कश्यप और सांसद रूप कुमारी चौधरी से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ पर देखिए महेश जी हमारे साथ में हैं, महेश कश्यप जी जो कि छत्तीसगढ़ से सांसद हैं, रूप चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं, छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। सर, हमने अक्सर देखा है कि एक ऐसा नाम निकलकर भाजपा लेकर आती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। टॉप लेवल के कैबिनेट मंत्रियों का नाम रेस में चल रहा था, लेकिन अचानक से बिहार में जो मंत्री हैं उनको कमान दे दी जाती है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, खूबसूरती यही है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। आदरणीय नितिन नबीन जी 4 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं और उनके कुशल नेतृत्व के कारण जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार को हमने उखाड़ फेंका और लगातार हमारे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो। ये आदरणीय नितिन जी के। आपको लगता है कि बंगाल चुनाव की राह जो है वो नितिन नबीन के जरिए भाजपा आसान कर पाएगी, क्योंकि कायस्थ चेहरे को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, बंगाल ही नहीं, पूरे देश में आप देख रहे होंगे लगातार बिहार भी जीते, अभी बंगाल भी जीतेंगे, कर्नाटक भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे और आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपना था कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं और आदरणीय नबीन जी के नेतृत्व में ये भी पूरा सपना पूरा होगा। देखिए, महेश कश्यप साहब को सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ से भाजपा के सांसद हैं। रूप चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ से ही सांसद हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी भी नितिन जी ने संभाली है, कैसा एक्सपीरियंस था छत्तीसगढ़ का? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीत की उम्मीद जो है किसी को नहीं थी, लेकिन वो राज्य भी भाजपा ने जीता था। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं
आदरणीय नितिन नवीन जी को कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और हम सब के लिए और दोहरे खुशी की बात है, क्योंकि आदरणीय नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे। और जैसे आप खुद देखी हैं कि जो हम 2018 में भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पे थी और उसको 54 सीट तक वहाँ छत्तीसगढ़ में पहुँचाना, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना, ये उनके कुशल नेतृत्व क्षमता। एक राज्य की बात होगी, आप लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, हम चेहरे आपके खिले दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देश की बात करें, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंधों पर जो है संगठन की जिम्मेदारी होती है, सही कैंडिडेट का चुनाव करके टिकट देने तक की जिम्मेदारी होती है और चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय लेवल पे वो कैसे मैनेज कर पाए? बहुत अच्छे से। मैं उसी बात को बोल रही थी कि जिस तरह से उनको एक प्रदेश की जिम्मेदारी में जो बेहतर था, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। आप चाहे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आपका केरल, जहाँ पे भी आप देखेंगे पूरे देश में अब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सभी संगठन के नेतृत्व से शिखर पर पहुँचेगी। और वो बहुत उनमें कुशल नेतृत्व क्षमता है। सबको जीत पाएंगे निश्चित रूप से 100%। देखिए, यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद रूप चौधरी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी में भी खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है और जगह जगह सुने अब बधाइयां भी मिल रही हैं। बढ़ेंगे आगे। यूपी के बिजनौर में एक घर में अचानक आग लग गई, जिस वजह से घर में रखा दहेज का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि गुलजार के 2 बेटों की बारात जानी थी, लेकिन उससे ही पहले घर में आग लग गई और शादी में मिला सारा दहेज का जो सामान था वो जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह से दहेज के सामान के साथ साथ दूसरा सामान भी जलकर खाक हो गया, जिसको लेकर अब परिवार वाले काफी परेशान भी हैं। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पहुंचते ही नारेबाजी का वीडियो सामने आया और वजह रही दिल्ली का वायु प्रदूषण, यानी कि AQI में लगातार जो इजाफा हो रहा है वो। दिल्ली में लोग जिस तरीके से परेशान हैं उसको लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी स्टेडियम में देखने को मिली, जिसमें लोगों ने AQI के भी नारे लगाए हैं और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से हालात बिल्कुल खराब बने हुए हैं। वीडियो में रेखा गुप्ता हाय हाय के भी नारे लगाए गए, जिसका ये दावा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये अरुण जेटली स्टेडियम की, जहां पर रेखा गुप्ता के पहुंचते ही ये नारे लगाए गए। आपने कि स्टेडियम में AQI करके युवा जो है वहां पे पहुंचे हुए, जो दिल्ली के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वो लगातार नारे लगा रहे हैं। और इस दौरान स्टेडियम में मेसी मौजूद रहे, CM रेखा गुप्ता भी मौजूद रही, लेकिन इस तरीके का नारा लगाया जाना, इससे पता चलता है कि दिल्ली की जनता के अंदर आक्रोश है और लगातार बढ़ता प्रदूषण, क्योंकि बीजेपी प्रदूषण और यमुना नदी की सफाई का मुद्दा लेकर ही सत्ता में आई थी। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। इधर AQI जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, लोगों को अब दिक्कत हो रही है। हालात तो अभी ये हो गए हैं कि क्लास 5 तक के स्कूल्स को ऑफलाइन जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि अब स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे, सबके ऑनलाइन क्लासेस होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस वक्त खुली हवा में सांस लेना, दिल्ली की खुले आसमान में सांस लेना आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिना मास्क के आप घर के बाहर मत जाइए। AQI में लगातार इजाफा, बढ़ती धुंध के बीच में एक्सीडेंट का लगातार खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच प्रदूषण के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है, रेखा गुप्ता पर निशाना साध रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, ग्रैप 3 भी लागू कर चुकी है, जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है, लेकिन ये सब कुछ दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में काफ़ी नहीं नजर आ रहा, यानी कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 देशों के दौरे पर गए हुए हैं तो विपक्ष इस चीज़ को लेकर भी निशाना साध रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि दिल्ली की हवा खराब हुई, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के दौरे पर चले गए ताकि वहाँ वो खुली हवा में सांस ले सके। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच में जिस तरीके से लगातार विपक्ष बीजेपी को निशाना बना रहा है और लोकसभा में भी अब ये मुद्दा उठने लगा है, जाहिर सी बात है दिल्ली के लोग अब इसका समाधान चाहते हैं। अब देखने की बात होगी कि आखिर सरकार इसको लेकर क्या समाधान आगे लेकर आती है। 10 कदम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, कहीं मत जाइएगा, जल्द एक ब्रेक के बाद लौटेंगे।